गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज है 25 मई 2026। तो आज के हम इस क्लास में कवर करेंगे आज के करंट अफेयर के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुला। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, वैश्विक तेल बाजार में जारी उथल-पुथल और हार्मोज संकट के बीच भारतीय रिफाइनरी ने वेनेजुला से सस्ते और भारी ग्रेड के कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। इस बड़े बदलाव के बाद जो है वेनेजुला ने सऊदी अरब और अमेरिका को जो है पीछे छोड़ दिया है। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर रूस, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे पे हमारा हम जो है वेनेजुला आ जाएगा। ठीक है, ये तीन देश हैं जिनके साथ में क्या है, भारत जो है सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है आपूर्तिकर्ता बन गया है वेनेजुला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेजुला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेनेजुला की राजधानी हो जाएगी काराकस। मुद्रा वेनेजुलियन बोलीवार। राष्ट्रपति यहाँ के हैं निकोलस मदुरो। भाषा यहाँ बोली जाती है स्पेनिश। ठीक है, वेनेजुला से याद रखिएगा, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात जो है ये वेनेजुला के कैने इमा नेशनल पार्क चुरून में स्थित है। और यहाँ की मराकाइबो झील जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जो अपने तेल भंडार के लिए जानी जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा, ओपेक का संस्थापक जो है वेनेजुला ही है, जिसने 1960 में ओपेक को बनाया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ओपेक के 5 सदस्य हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब। वेनेजुला। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली नक्षत्र वाटिका निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में विकसित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये जो है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, पंजाब से अलग होकर ये जो है भारत का 7वां राज्य बना था। 18वां संशोधन 1966 के तहत जिसको गठन इसका किया गया था। ठीक है, आयोग की बात की जाए तो शाह आयोग की सिफारिश पर इसका जो है गठन हुआ था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, प्रथम यहाँ के राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, राज्यपाल हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, राजधानी चंडीगढ़। टोटल जिले यहाँ पे 22 हैं, विधानसभा की सीटें 90 और लोकसभा की 10, राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और हरियाणा की पहली नक्षत्र वाटिका जो है सरस्वती वन्य जो अभयारण्य में जो है विकसित की गई, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है मेजर अभिलाषा बराक को। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, अभिलाषा बराक जो है इंडियन आर्मी में अभी कार्यरत हैं, और इनकी जो तैनाती है वो है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत जो है भारतीय बटालियन में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में ये जो यहाँ पर कार्यरत हैं। ठीक है, इस सम्मान की अगर बात की जाए तो यह भारतीय सेना की पहली महिला कैबिनेट एविएटर भी रह चुकी हैं। ठीक है, और पुरस्कार का कारण क्या है, ये पुरस्कार को क्यों मिला, ये भी जान लेते हैं। लेबनान में महिलाओं और किशोरों के सशक्तिकरण, सामुदायिक जुड़ाव और शांति सैनिकों के लिए लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय जो महिला बन गई हैं। ठीक है,
इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में दक्षिण सूडान मिशन के तहत जो है दिया गया। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं मेजर राधिका सेन, इनको जो है 2023 में कांगो मिशन के दौरान जो है दिया गया था। ठीक है, ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2016 में जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और प्रतिवर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संरक्षक दिवस के रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो मेजर अभिलाषा बराक ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहली मेजर सुमन गवानी, दूसरी राधिका सेन, तीसरी बन गई है मेजर अभिलाषा बराक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने कौन सा पर्वत फतह किया है? आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इस पर्वतारोहण अभियान को मिशन वंदे मातरम के नाम जो है दिया गया है। एक अनोखा रिकॉर्ड, टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर ना तिरंगा लहराया है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया हुआ है। ऐसा करने वाली यह भारत की पहली टीम जो है बन गई है। अगर विशेष अवसर की अगर बात की जाए तो यह अभियान बीएसएफ की हीरक जयंती, ठीक है, और राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है ये मिशन आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें 4 महिला कांस्टेबल ने पार्टिसिपेट किया है। पहली कैसर फातिमा जो कि लद्दाख से बिलोंग करती हैं, दूसरी मुनमुन घोष जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, तीसरी आ जाती हैं रबीका सिंह, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, चौथी आ जाती हैं स्टेरिंग चोरोल जो कि कारगिल लद्दाख से बिलोंग करती हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने जो है माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत को फतह किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वायु अस्त्र लाइटिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पोखरण जोशीमठ। जान लेते हैं इसके बारे में। यह एक आसमान में तैरने वाली मिसाइल या आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, यह सामान ड्रोन की तरह सिर्फ वीडियो नहीं बनाता है, बल्कि अपने साथ 10 किलो बारूद लेकर भी उड़ सकता है। जान लेते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, इसे सेना के बेस से लॉन्च किया जाता है और यह 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। ठीक है, और यह आसमान में जो चील की तरह 90 मिनट तक चक्कर लगाकर दुश्मन के ठिकानों को जो है खोज सकता है। ठीक है, अगर इसके हमला करने की कैपेसिटी की अगर बात की जाए, जैसे यह दुश्मन का टैंक या बंकर दिखाई देता है, यह खुद मिसाइल बनकर 1 मीटर से भी कम की सटीकता के साथ सीधे उसे टकराकर उसे ब्लास्ट कर देता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, वायु अस्त्र लाइटिंग एम्यूनिशन का सफल परीक्षण जो है पोखरण और जोशीमठ में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी 3 बातें और खास रखिएगा। एक होगी स्मार्ट कंट्रोल। ठीक है, अगर हमला नहीं हुआ है, अगर टारगेट गलत सिलेक्ट हो गया तो इसे हवा में रोका भी जा सकता है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सुरक्षित वापसी। अगर कोई दुश्मन का ठिकाना नहीं मिलता है तो ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, और दोबारा इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और तीसरी है रात का शिकार। ठीक है, इसमें जो इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं उनके माध्यम से घने अंधेरे में भी दुश्मन को आसानी से ढूंढकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इसको बनाया किसने है? इसको नाइप लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र की एक निजी रक्षा कंपनी ने बनाया है। ठीक है, इसे इजराइल के डिजाइन सिद्धांत और उन्नत तकनीक के से पूरी तरह भारत में ही विकसित किया गया है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, जो हमारे देश को सेल्फ डिफेंड होने में काफी ज्यादा मदद करेगा आगे चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय ऑलराउंडर ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विजय शंकर। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी कप्तानी में 2 बार तमिलनाडु को जो है मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जिताई है। और आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेलते थे
और इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में अपने डेब्यू मैच में पहली गेंद पर जो है विकेट लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, ये याद रखिएगा। ठीक है, विजय शंकर, ठीक है, ने भी जो है फिलहाल रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, GRSE ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा INS संघमित्रा। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कोलकाता स्थित CPU गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स ने 20 मई 2026 को भारतीय नौसेना के लिए पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है संघमित्रा लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। इस युद्धपोत का नाम सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के नाम पर जो है रखा गया है। मेक इन इंडिया इसे जो है पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक और डिजाइन के आधार पर भारत में ही जो है निर्मित किया गया है। साइज और क्षमता की अगर बात की जाए, इसकी लंबाई 113 मीटर, चौड़ाई 14.6 मीटर और इसका जो वजन है वो है 3000 टन। ठीक है, और इसकी अधिकतम गति जो है 23 नॉटिकल मील है, ये भी याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य इसका उपयोग समुद्री सीमाओं की निगरानी, समुद्री डकैती, विरोधी अभियान, तटीय सुरक्षा, आपदा राहत और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा GRSE ने भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है, INS संघमित्रा ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीवन और शतायु जेरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड किस मंत्रालय ने जो है विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड को केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इस डिजिटल पहल की शुरुआत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 22 मई 2026 को जो है की। जीवन ऐप की अगर बात की जाए, इसका पूरा नाम जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेट जो है रखा गया है। ठीक है, यह खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है, जहां इन्हें योजनाओं, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और आपातकालीन सहायता में जो है जगह मिलेगी। ठीक है, वहीं पर अगर शतायु ऐप की बात की जाए, तो इसका पूरा नाम सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटीज का पूरा नाम है। यह जो है बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए, ठीक है, इसके जरिए किसी भी राज्य या जिले में प्रमाणित ओल्ड एज कैरियर की उपलब्धता को जो है ट्रैक किया जाएगा। मेन जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य देश की केयर इकोनॉमी, ठीक है, मजबूत करना, वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन देना। तो याद रखिएगा। ठीक है, जीवन ऐप और शतायु ऐप को जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो है ने लॉन्च किया है। तो लॉन्च किसने किया है, ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा में। जान लेते हैं इसके बारे में। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में जो किया गया 22 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय के स्टैटिक फोर्स कमांड की देखरेख में जो है ये जो कार्य जो है किया गया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ मेन बातें जान लेते हैं। सबसे पहले ये सटीक निशाना। ठीक है, इस परीक्षण उड़ान ने मिसाइल प्रणाली के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को जो है सफलतापूर्वक जो है प्रमाणित किया है। मारक क्षमता की बात की जाए, तो इसकी मारक क्षमता है 1200 किलोमीटर। वजन क्षमता की अगर बात की जाए, तो ये अपने साथ जो है 1000 किलोग्राम का जो है परमाणु बारूद
ले जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत की अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है चांदीपुर, ओडिशा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के चंद्रयान-3 को वर्ष 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है गोल्डन एस्ट्रोनॉटिक्स प्राइज। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। यह पुरस्कार जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा जो है प्रदान किया गया है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बेहद जो है प्रतिष्ठित संस्थान है। किसने दिया ये भी जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की ओर से अमेरिका के राजदूत विनय क्वात्रा ने इसे जो है स्वीकार किया है। क्यों मिला है ये भी जान लेते हैं। भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास पहली बार सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रचने और अंतरिक्ष विज्ञान में जो है अभूतपूर्व योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और भी याद रखिएगा, इससे पहले जो है चंद्रयान-3 को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और आइसलैंड के द्वारा जो है लीफ एरिक्सन लोनार प्राइज से जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी याद रखिएगा, 2026 में चंद्रयान-3 को गाइडेड एस्ट्रोनॉटिक्स प्राइज से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंदर अग्रवाल को किस प्रतिष्ठित संस्थान का फेलो चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इस संस्था में चुने जाने के बाद वह जो है न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में जो है आ जाएंगे। क्यों चुना गया है? कंप्यूटर साइंस और गणित में इनके बेहतरीन काम के लिए जो है 2002 में AKS प्राइमलिटी टेस्ट नाम का एक अनोखा जो है इन्होंने मैथ का फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, जो कि एक यूनिक फॉर्मूला था, इसके लिए इसने जो है इस श्रेणी में चुना गया है। वर्तमान में अगर इनके पद की बात की जाए तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कानपुर आईआईटी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, उसका फॉर्मेशन 1959 में ठीक है अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सहयोग से हुआ था। ठीक है, लोकेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है, और यह संस्थान जो है एक राष्ट्रीय महत्व का जो है संस्थान है, टॉप 5 में इंडिया में आता है और यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंदर अग्रवाल को किस संस्था द्वारा फेलो चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉयल सोसाइटी लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लांट ओपन CRISPR-1 जो दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर है, उसे किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा जो है तैयार किया गया है। किसने तैयार किया है? तो इसको डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मौला ने जो है इसको बनाया हुआ है। खास क्यों है ये जान लेते हैं। यह पौधों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर है, जो पारंपरिक प्रणालियों की तरह इसमें बैक्टीरिया प्रोटीन का उपयोग करने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फायदा क्या होगा? इसकी मदद से फसलों के DNA में मनचाहा सटीक बदलाव करके उन्हें बीमारियों, सूखे और कम पानी में भी अधिक उपज देने योग्य जो है बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी खोज डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली मौला ने की है। कहाँ की है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसे जो है 2026 में मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट में दुनिया के शीर्ष 5 बोर्डों में जो है शामिल किया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। BWSSB को दुनिया के 5 टॉप 5 जल बोर्डों में जो जगह मिली है, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किया गया। महत्व क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भारतीय जल बोर्ड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो बेहतर जल प्रबंधन और सेव सिस्टम को दर्शाता है। शहर याद रखिएगा, बेंगलुरु पुरस्कार, मैड्रिड स्पेन, और इसको जो है 5 दुनिया की 5 टॉप जो है बोर्ड में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को, ठीक है, दुनिया की मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट में जो है दुनिया के 5 बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय द्वारा युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गए बने हैं अजय कुमार, ठीक है। अभी यूनाइटेड किंगडम का जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है पेरिया कुमारन को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में। इनकी नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा युगांडा में की गई है, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनकी भूमिका क्या रहेगी? उच्चायुक्त के रूप में इनका मुख्य काम युगांडा भारत के बीच कूटनीति, आर्थिक और द्विपक्षों को जो है मजबूत करना रहेगा, ठीक है। युगांडा की बात की जाए तो राजधानी कपाला, मुद्रा युगांडन शिलिंग, भाषा यहाँ की अंग्रेजी और स्वाहिल है, ठीक है। और 2025-26 में याद रखिएगा, भारत ने युगांडा के जिंजा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पहला जो है विदेशी कैंप यहीं पर खोला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।